नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए हैं वो देखते हैं कि करके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए हैं। तो यूएई ने अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद को लॉन्च कर दिया है। तो ये राशिद जो है वो यूएई का पहला चंद्र रोवर है। इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक अरब जगत के किसी भी देश के द्वारा पहला चंद्र मिशन नहीं भेजा गया है या इससे पहले चंद्र मिशन नहीं भेजे गए हैं। तो ये पहला चंद्र रोवर होगा आपका राशिद, जो कि यूएई के द्वारा भेजा गया है। अब इसे पिक्चर में अगर आप देख पाएँ तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका रोवर राशिद। अब ये राशिद जो रोवर है इसका नामकरण किया गया है दुबई के शेख राशिद के ऊपर, जो दिवंगत हो चुके हैं। दिवंगत शेख राशिद के ऊपर इसका नामकरण किया गया है और यही पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये आपका प्रॉपर चंद्र रोवर है। अगली पिक्चर में अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक अन्य पिक्चर आपको दिखाई दे रही है रोवर नहीं लैंडर की। ये जो लैंडर है इसी का नाम है हकुटो आर और ये जापान की स्पेस कंपनी है, उसका नाम है आई स्पेस की सहायता से भेजा गया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूएई या अरब जगत के पास कोई भी अपनी स्पेस कंपनी तो है नहीं। अब इसने क्या किया, जापान की एक निजी स्पेस कंपनी है आई स्पेस, उसके साथ सहायता ली कि आप हमारा रोवर भेज दीजिएगा। तो अपना लैंडर लॉन्च किया है किसने, हकुटो आर के नाम से आई स्पेस कंपनी के द्वारा, जो कि जापान की पहली निजी स्पेस एजेंसी है। अब हकुटो नाम का जो लैंडर है इसी साथ में लेकर के गया हुआ है किसे, राशिद नाम के चंद्र रोवर को। तो यहाँ से तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि भैया कौन सा लैंडर साथ में गया हुआ है या कौन सा रोवर साथ में गया हुआ है, या ऐसे पूछे कि अभी जो रोवर भेजा गया वो किसकी सहायता से भेजा गया है। तो जापान की स्पेस कंपनी आई स्पेस की सहायता से भेजा गया है। लैंडर का नाम क्या है, हकुटो आर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में चंद्र मिशन कब कब भेजे गए हैं। तो भारत के भीतर चंद्र मिशन पहला मिशन भेजा गया था 2008 में। इसने सबसे पहले पुष्टि की थी कि दुनिया में पुष्टि की थी इस बात की कि चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य हैं। तो ये चंद्रयान 1 जो हमारा 2008 में भेजा गया था, ये पहला मिशन था जिसने इस बात के बारे में पुष्टि कर दी थी। दूसरा मिशन जुलाई 2019 में भेजा गया था जिसे चंद्रयान 2 कहा गया, चंद्रयान 2 कहा गया। और इसके भीतर विशेषता ये है कि इसमें लैंडर गायब हो गया था, केवल और केवल आपका जो रोवर था वो प्रॉपर आपका काम कर रहा था, बाकी लैंडर आपका गायब हो चुका था। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी आपके लिए। खैर, भारत ने सरकार द्वारा भी प्रस्तावित किया है 2023 में एक अन्य मिशन आपका रहेगा चंद्रयान के लिए, जिसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। तो चंद्रयान 3 कब जाएगा, 2023 में जाएगा, हालांकि प्रस्तावित है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है। सरदार पटेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ वो 31 अक्टूबर 1875 को नंदियार में हुआ था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुल 562 रियासतों का भारत में विलय कराया था, तो इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि भारत का बिस्मार्क, जैसे जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क को जवाबदेह माना जाता है, ऐसे ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने 562 रियासतों का आपस में विलय करवाया था। अब इनका जो जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर, इसी दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्मदिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी सामने आए थे और वो एक यूटी आपका था, एक तो लद्दाख था और दूसरा आपका था जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्हीं की जयंती के ऊपर 2019 में 2 यूटी स्थापित किए गए थे सरदार पटेल की जयंती के ऊपर, एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू और कश्मीर। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो उम्मीद करूंगा आपको। इसके अलावा ध्यान रखना, सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे और मृत्यु तलक, यानी कि जब तक इनका निधन नहीं हुआ तब तक वो इस पद पर बने रहे। तो कहने का मतलब 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इन पदों पर कार्य किया है। एक जरूरी बात ध्यान रखना कि इन्हें 1991 में 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, देश का सर्वोच्च सम्मान था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन अक्सर इतिहास के परिदृश्य में देखा जाता है सरदार की उपाधि से। तो बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना। अगर आपके प्रश्न के जैसा फॉर्म हो वैसा काम करिएगा कि अगर वहां पर बारदोली की महिलाएं ही दिया हुआ है तो बारदोली की महिलाएं लगाइएगा, अगर बारदोली की महिलाएं नहीं दिया हुआ है तो ऐसे संदर्भ में आप महात्मा गांधी ही लगाइएगा, क्योंकि विकल्प महात्मा गांधी ही देगा आपको। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है,
कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। अब देखिए विजय दिवस के बारे में क्या क्या फैक्ट है इनके बारे में समझ लीजिएगा कि 16 दिसंबर 1971 को ये वो दिन है जिस दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने क्या किया था, इसके लिए सरेंडर कर दिया था। दुनिया में सबसे कम समय के लिए ये 3 दिसंबर को एक युद्ध शुरू हुआ था बांग्लादेश की मुक्ति मोर्चा के लिए 1971 में। 13 दिनों के भीतर युद्ध समाप्त होता है और सबसे छोटा युद्ध माना जाता है और सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सही कहीं ना कहीं सरेंडर करवा दिया था। तो उसी के संदर्भ में ये विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी एक एक करके हम फटाफट देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है। तो मैं हिस्ट्री से उठा करके बात आपसे करता हूँ। ध्यान रखना कि जो युद्ध हुआ जो कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं आज़ाद कराने के लिए किया गया भारत के सहयोग से, युद्ध में तकरीबन भारत के भी 2500 से 3843 यानी कि 2500 से लेकर लगभग आपके 3843 जवान भारत के भी शहीद हुए थे। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन 9,000 सैनिक मारे गए थे। तो 9,000 जो आपके सैनिक थे वो पाकिस्तान के मारे गए थे। और इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि ये एक रिकॉर्ड है कि 93,000 सैनिकों ने सरेंडर भी किया था। उस दौरान पाकिस्तान के जो जनरल थे या प्रमुख थे उनका नाम था ए नियाजी। तो ये कई बार पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि ए नियाजी पिक्चर साइन करते हुए या सरेंडर के ऊपर, सरेंडर फॉर्म के ऊपर या सरेंडर पत्र के ऊपर अपना साइन करते हुए ये पिक्चर कई बार आपने देखी होगी उस पिक्चर के बारे में। तो ध्यान रखना कि ए नियाजी पाकिस्तान के उस समय सेना प्रमुख थे और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा लिया था 13 दिनों के युद्ध के बाद ही। तो ये सारे फैक्ट उससे से इंपॉर्टेंट हैं। विजय दिवस आपका वही है। खैर आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस, ये राम नहीं लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस है। तो फ्रांस से भारत को सभी के सभी 36 राफेल जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। अभी इन 36 राफेलों के बारे में ध्यान रखना, 2016 में भारत सरकार ने समझौता किया हुआ था फ्रांस सरकार के साथ में। फ्रांस की एक कंपनी है उसके बारे में ध्यान रखना, उसका नाम है दसॉल्ट एविएशन। तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी का नाम है, दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन। इस कंपनी के साथ में कुल 36 राफेलों के लिए समझौता हुआ था। प्रारंभ में सबसे पहले 3 राफेल आए थे और 3 राफेलों में जो नियुक्ति की बात करी गई थी तो एक तो पश्चिम बंगाल का था हाशिमारा एयरबेस था और दूसरा एयरबेस था आपका अंबाला। इन दोनों जगह पर पहले आपके कहीं ना कहीं इन राफेलों की अपॉइंटमेंट हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो हाशिमारा पश्चिम बंगाल में है और दूसरी चीज़ हरियाणा के भीतर है अंबाला। इन दोनों जगह पर सबसे जो पहली स्क्वाड्रन आई थी, इसे 16 स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, राफेल इसलिए शामिल किया गया था शुरुआती दिनों में। तो फ्रांस से जो सारे राफेल थे वो हमारे लिए प्राप्त हो गए। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कब से समझौता किया गया था, कंपनी का नाम क्या था, प्रारंभ में कितने आए थे और कहाँ इनकी नियुक्ति शुरुआत दिनों में करी गई थी। दोनों सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ फ्रांस के बारे में तो ध्यान रखना फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस यहाँ की राजधानी है। और इमैनुअल मैक्रो वर्तमान में यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो। और इनके सहयोग से ही ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में करी जा सकी। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पहलू रह सकता हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन से देश के सहयोग से भारत के जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, गुरुग्राम के भीतर ISA इंटरनेशनल सोलर जो आपका कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये स्थापित हुआ है गुरुग्राम के भीतर। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस ने सबसे बड़ी भारत के साथ में भूमिका अदा की थी। क्यों, इसमें क्या है क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूं COP 21 का आयोजन 2015 में पेरिस में ही किया गया था और इसी के बाद निर्णय लिया गया कि अब हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 की जो मेजबानी सौंपी गई है वो दिल्ली को सौंपी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जरूरी बात ये इसकी जो थीम है, ये थीम जरूर ध्यान रखना, इसकी जो थीम रखी गई है वो है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। कहीं ना कहीं भारत में नदियों के भीतर या अन्य जल संरक्षण के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया और जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये एक प्रकार का 7वां संस्करण है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण है। ठीक है, आयोजन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। थीम क्या है, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। अहम जवाब क्या है या अहम प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, किसके लिए किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जल संरक्षण को नदियों के बेसिन्स में या नदियों के हिस्सों में, छोटी नदियां हैं इन्हें जीवंत किया जाए, संरक्षित किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया वाटर
इम्पैक्ट समिट की मेजबानी दिल्ली को सौंपी गई है। ठीक है, मंत्रालय मैंने आपको बता ही दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उड़ीसा में जिला अदालत डिजिटल हब का अनावरण किया है। देखो, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टोटल अभी हाल ही में 10, कुल संख्या है 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटल हब। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटल हब के कितने, टोटल 10 जो ऐसे हैं जो आपके जिला न्यायालय कह सकता हूं मैं, जिन्हें डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया। और लॉन्च किसने किया है? भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ 50वें क्रम के वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें क्रम के हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में 10 डिजिटल रूप से संचालित होने वाली जिला अदालतों का लोकार्पण जो किया हुआ है वो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में इससे पहले भी 5 संचालित थी जिन्हें ट्रायल बेस पे लॉन्च किया गया था, और अब कितनी हो गई हैं? 10 धन 5 15। तो 15 डिजिटल अदालतों का संचालन वर्तमान में उड़ीसा के भीतर किया जा रहा है। और जो अभी हाल ही में 10 हैं उनका उद्घाटन किया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। बहरहाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 50वें हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में यूयू ललित 49वें क्रम के थे, यूयू ललित, उदय उमेश ललित, तो ये आपके 49वें क्रम के थे। कम समय का कार्यकाल था, ये एक लंबे समय के लिए रहेंगे, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। खैर, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल नेम बेपोर उर के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया हुआ। ये बेपोर उर है क्या? ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेपोर उरु। बेपोर उरु है क्या, इसके बारे में पहले समझ लीजिएगा। केरल के जो कारीगर हैं उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की नाव का निर्माण किया जा रहा है। जो नाव आपको दिखाई दे रहा है बहुमंजिला होती है, इसे ही प्रॉपर बेपोर उरु कहा जाता है, इसे ही बेपोर उरु कहा जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए आवाज़ ये उठाई जा रही है कि इसे भौगोलिक संकेत अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन या कह सकते हैं कि जीआई टैग देने की मांग करी जा रही है। पुराने समय में केरल से इसी प्रकार की नावों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार किए जा रहे हैं। इनके लिए अब संरक्षण की आवश्यकता है, तो इनको संरक्षण के लिए ही आवाज़ उठाई जा रही है कि इन्हें जीआई टैग दिया जा सके। खैर, आगे बात करते हैं। तो 2023 के हॉकी पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का आधिकारिक जो स्पॉन्सर है, पार्टनर है, ये कौन बन गया है? टाटा स्टील बन गया है। ध्यान रखना, वी आल्सो मेक टुमारो टाटा स्टील का एक प्रकार का स्लोगन है। और 2023 में जो हॉकी का पुरुष विश्व कप है, इसमें 16 अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला के भीतर। ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो भुवनेश्वर और राउरकेला के भीतर इसका आयोजन किया जा रहा है। 16 अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो आयोजन किया जाएगा वो जनवरी में किया जाएगा। पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी, जनवरी में आपका 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। जरूरी बात एक ये भी है कि हॉकी टीम इंडिया के स्पॉन्सर के रूप में 10 साल के लिए पहले से ही उड़ीसा सरकार इसके लिए जवाबदेह है, क्योंकि जब अभी हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब से तो बड़ा वाहवाही हुई, लेकिन इससे पहले तक हॉकी टीम इंडिया को संरक्षण देने का काम या स्पॉन्सर करने का काम उड़ीसा सरकार के द्वारा ही किया जा रहा था। और अभी उड़ीसा के भीतर 2023 में क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा किसका? हॉकी पुरुष टीम विश्व कप का। उम्मीद करूंगा ये एक प्रकार का ये भी ध्यान रखना, ये 15वां संस्करण होगा, 15 संस्करण होगा, ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम इंडिया के कप्तान हैं और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। अगर बात करूं गोलकीपर के रूप में, तो पीआर श्रीजेश वर्तमान में गोलकीपर हैं पुरुष टीम के लिए। महिला टीम के लिए सविता पुनिया इसकी वर्तमान में गोलकीपर है। आशा करूंगा ये छोटा सा वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।